जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे आप सभी का पुरजोर स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, हर पत्थर ठोकर नहीं देता, कुछ सीढ़ी बनकर हमें ऊपर भी चढ़ाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, बहुत से मित्र दोस्त ऐसे मिलते होंगे जो कि आपके चेहरे पे या जो आपके सामने जो है सीधा सीधा कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी बात हमेशा सत्य होती है। तो वैसे ही याद रखिएगा, जीवन में अगर सफल होना है तो मेहनत तो करनी होगी, और मेहनत ऐसी जिसमें आपको अटूट जो है भरोसा होना चाहिए। उस इरादे से आप जो है मेहनत करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार से मतलब मनोभावनात्मक रूप से हमें अपने समय को नहीं बिताना है। हमें जो है अपने कार्य के प्रति सजग, अडग और प्रबल रहना अनिवार्य है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चरक परियोजना की शुरुआत की है? तो हिंदुस्तान आपका इसने की है भाई, एनसीएल ने, है ना। तो मतलब आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने की है। तो ये क्या है चरक? तो चरक एक ऐसा हेल्थ प्रोग्राम है जो कि कोयला खदानों में रहने वाले मजदूर, उसके परिवार, उसके आसपास के लोग, सभी लोगों के लिए फ्री निःशुल्क जो है आपका हॉस्पिटल सुविधा प्रदान करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलो। शशि टंडन, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वेरी गुड। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कहा है कल्याण साहू ने, और रोशनी देवांगन ने कहा है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन से चरक परियोजना शुरू की गई है। वेरी गुड, क्या बात है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा। मतलब आज कौन सा दिन है? तो आज है 20 दिसंबर, मानव एकता दिवस। मेरे प्रिय साथियों, जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, उनके द्वारा ये जो है शुरुआत की गई थी सबसे पहले 2005 में 22 दिसंबर में, और 20 दिसंबर को डिसाइड किया गया कि एकजुटता दिवस मनाना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, चाहे वो आर्थिक वे पे हो, चाहे वो सामाजिक वे पे हो, चाहे वो राजनीतिक वे पे हो, सभी क्षेत्रों में एक दूसरे का हेल्प करने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। तो मुख्य रूप से इसे मनाया जाता है, सबको मानव एकता दिवस के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, एक दूसरे के हाथ को मिलाने का प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देता है इसमें। ठीक है, चलो। दिसंबर 2024 में लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक किसने पेश किया है? किसने किया है? तो श्री अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, मेघवाल, सॉरी मेघवाल बोल रहा हूं मैं, मेघवाल जी ने इसे जो है प्रस्तुत किया है। कौन से मंत्री हैं ये? तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव के विधेयक को पेश किया है। इससे क्या होगा? तो मेरे प्रिय साथियों, जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, वो सभी एक तिथि में एक समय में आयोजित कराया जाए, जिससे कि आसानी रहे। पहले ये होता था लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था। तो इससे बहुत सारे अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, और जो है प्रतिनिधि जो कि मतलब अपने अपने लक्ष्य को आजमाते हैं, आसान भाषा में कहा जा सकता है, तो वो जो है सिक्वेंसली अपने एक क्षेत्र में मेहनत करेंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा, सभी तरीके से जो है चुनाव प्रक्रिया जो है एक साथ होगी। आइए एक साथ हम इसे रीड कर लें। ठीक है, 17 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक से जुड़े इन विधेयकों को संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। ठीक है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक के रूप में भी जाना जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 का उद्देश्य भारत के सभी राज्यों में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना है। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 में केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1962 की धारा 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में परिणाम संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकें। अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक ही समय पर होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। यदि लोकसभा या कोई राज्य विधानसभा अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने से पहले भंग हो जाती है
तो मध्य अवधि में चुनाव कराया जाएगा। इंस्टेंट चुनाव का प्रावधान रखा है। ये चुनाव शेष आधे कार्यकाल के लिए पूरे होंगे, 5 वर्ष के लिए नहीं। ठीक है, मतलब जो चुनाव अगर भंग हो जाएगा तो शेष आधे कार्यकाल के लिए, जैसे रहता है सिस्टम, अगर 2.5 साल में भंग हो गया तो 2.5 साल के लिए चलेगा, बाकी विधानसभा। चलो, तो मेरे प्रिय साथियों यहाँ दिखाई दे रहा है मुख्य संशोधन इन आर्टिकल्स में हुए हैं। तो पहला क्या है, 82वां ए प्रस्ताव, संपूर्ण लोकसभा और सभी राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, चरणों में चुनाव कराने की प्रथा समाप्त हो जाएगी, मतलब चरणों पे जो चुनाव होता है उसकी प्रथा समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 83 जो कि लोकसभा के कार्यकाल का प्रावधान करता है, उस कार्यकाल में भी जो है कुछ कुछ संशोधन रखे गए हैं, जिसका स्पेसिफिक वीडियो बन जाएगा। ठीक है, जिसमें नियत तिथि या कहा जा सकता है निश्चित तिथि का प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 172 में संशोधन किया गया है, विधानसभाओं के कार्यकाल का प्रावधान है इसमें। 172 में विधानसभा का कार्यकाल में भी जो है बदलाव किया जाएगा कि 5 साल से ज़्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से ऊपर नीचे त्रुटि होगी तो वो संवैधानिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा प्रतिष्ठित जमशेद जी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ जी जो है वो आपका, इन्हें दिया गया है जमशेद जी टाटा जी का पुरस्कार। ठीक है, की स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है ये। ठीक है, देख सकते हैं आप कि किन कार्यों के लिए इन्हें मिला है। तो अगर हम बोले किन किन कार्यों के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये पुरस्कार मेरे प्रिय साथियों बेसिकली यह पुरस्कार उन व्यावसायिक नेताओं को सम्मानित करता है जिन्हें उत्कृष्ट गुणवत्ता, नवाचार और समाज के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। तो किरण मजूमदार शॉ जो है बायोकॉन ग्रुप की चेयरमैन है। भारतीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी की प्रतिष्ठित जमशेद जी टाटा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार उनकी 1978 में चली आ रही अग्रणी कोशिशों को मान्यता देने के लिए बायोकॉन और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र में विश्व नेता बनाया, दुनिया भर में रोगियों का सकारात्मक प्रभाव डाला और इन्होंने जो है समाज सेवा के प्रति भी कार्य किया है। ठीक है, चलें आगे। चलो, अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, ये रहा। जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन हो गया है? तो कौन हो गया है सामान्य नागरिक संहिता का मतलब लागू करने वाला पहला राज्य? तो उत्तराखंड हो गया है मेरे प्रिय साथियों। उत्तराखंड राज्य सामान्य नागरिक संहिता का जो है आपका लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू कर लेगा उत्तराखंड। अगर हम बात करें तो समान नागरिक संहिता का महत्व ही जाने हम तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों और असमानताओं को समाप्त करके राज्य के कानूनी रूप को न्यायसंगत और शांतिपूर्ण बनाना, मतलब किसी प्रकार का किसी के बीच में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो है आदिवासी समुदायों को जो है इससे बाहर रखा गया है, बाकी सारे लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब किसी प्रकार का भेदभाव ऊंच नीच नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 105वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्या नाम है इसका? तो मालदो, यूरोपीय देश है मालदोवा, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 105वां सदस्य हो गया है। गुरुग्राम में हरियाणा में इसका मुख्यालय है। 30 नवंबर 2015 में इसका जो है आपकी स्थापना हुई है। महानिदेशक है आर्य माथुर। मुख्य रूप से सौर ऊर्जा को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है, और सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके तहत बहुत सारे टेक्निकल कहा जा सकता है कि इनोवेशंस जो है प्रॉपर ये करता जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो रविचंद्रन अश्विन, मतलब जिन्हें हम आर अश्विन के नाम से जानते हैं, है ना, और धोनी इन्हें ऐश ऐश करके आवाज देते थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। दूसरे भारतीय ऐसे बने हैं जो कि सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं अनिल कुंबले के बाद। अनिल कुंबले ने 119 विकेट लिए थे और इन्होंने 106 मैच में 537 विकेट लिए हैं। तीनों फॉर्मेट से ये संन्यास ले लिए हैं। 2010 में इनका वनडे करियर स्टार्ट हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, और 2011 में इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। तो आर रविचंद्रन अश्विन 18 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया इन्होंने। ठीक है, चलें आगे। चल, निम्नलिखित में से किसे 3 साल के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो इनका नाम क्या है? राम मोहन राव अमरा। ठीक है, तो ये क्या बन गए हैं? एमडी बन गए हैं एसबीआई के। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के राम मोहन राव अमरा।
जी जो है भारतीय स्टेट बैंक के एमडी नए नियुक्त हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर के बारे में जान लीजिएगा। 1 जुलाई 1955 को जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई है। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। राम मोहन राव अमरा प्रबंधक निदेशक है। चल्ला श्रीनिवासो सेठी पूर्व में इसके प्रबंधक निदेशक थे। तो याद रखिएगा एसबीआई की नई नियुक्ति है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, चलो फटाफट रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे डार्क ईगल के नाम से भी जाना जाता है? तो अमेरिका ने इसे स्टार्ट किया। 3800 किलोमीटर प्रति घंटे मील के हिसाब से इसकी मतलब आपकी रेंज है, और ये आवाज ध्वनि से भी 10 गुना तेज की स्पीड से जो है ये भागता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स हो रहा है? तो श्रीलंका के बीच में हो रहा है। ठीक है, मुंबई में जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चेन्नई चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ है ये मैदान खेल। मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसको मुंबई ने जीता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आर्थिक और भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच में निम्नलिखित में से सामाजिक संवाद रिपोर्ट प्रकाशित किया है इन्होंने। टीम एशिया जीती थी, जिसमें आपका वर्ल्डनर कप में टीम एशिया जीता है। टीम वर्ल्ड को हरा के जीता था इन्होंने। और मैं बता दूं मनिका बत्रा है जो कि भारत की ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर। रूस में जो है वीज़ा जो है मुक्त हो जाएगा भारत के लिए। बहुत अच्छा संदेश है, बताया था कि रसिया घूमने जाना है ना। चलो, गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच में AMOU साइन हुआ है शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भारतीय नौसेना के साथ। ठीक, भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? फटाक से आंसर बताओ। सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।